नमस्कार दोस्तों। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर नवंबर 2025 में जो परीक्षा हुई थी उसके कंप्यूटर संबंधी 40 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं। बाकी 40 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन क्यू का उपयोग करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। फंक्शन कॉल रिकर्सन, इसमें स्टैक का यूज होता है। प्रिंटर जॉब शेड्यूलिंग, इसमें क्यू का उपयोग होता है। टेक्स्ट एडिटर अंडू फीचर के लिए स्टैक, ग्राफ में डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए स्टैक का यूज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। बाकी एक बार आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, एक 4-वे सेट एसोसिएटिव केस में 2 से 56 ब्लॉक और 16 बाइट का ब्लॉक साइज होता है। केस में कितने सेट मौजूद हैं? इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमें याद कर लेना है। नंबर ऑफ सेट्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक डिवाइड बाई एसोसिएटिविटी। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक 256 दिए हुए हैं और एसोसिएटिविटी 4-वे है, इसलिए 256 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 64 हमें आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, कौन सा संबंधपरक ऑपरेशन मुख्य रूप से अपने आउटपुट से डुप्लीकेट टपल को हटाता है? इसे यहाँ से समझेंगे। प्रोजेक्शन, रिलेशनल अलजेब्रा में प्रोजेक्शन ऑपरेशन स्वतः डुप्लीकेट टपल्स को हटा देता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी नेचुरल जॉइन, डिवीजन, कार्टेशियन प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन, इन सभी को एक एक करके आपको यहाँ से पढ़ लेना है। बाकी ऑप्शन जो गलत हैं उनको मैंने इधर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 124, बूलियन बीजगणित में कार्नोफ मानचित्र, जिसे हम के मैप भी बोलते हैं, का उद्देश्य क्या है? इसको आप यहाँ से पढ़िए। के मैप एक ग्राफिकल विधि है जिसका उपयोग बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसे मिनिमाइज भी बोल सकते हैं और सिंप्लीफाई बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, आधुनिक नेटवर्क में बस टोपोलॉजी की तुलना में स्टार टोपोलॉजी को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? स्टार टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर स्विच या हब से अलग अलग जुड़ा होता है। इसमें डाटा ट्रांसफर तेज होता है। इसमें यदि एक केबल खराब हो जाएगा तो केवल वही कंप्यूटर प्रभावित होगा, पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होगा, इसलिए स्टार टोपोलॉजी अधिक रिलायबल होती है। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप अधिक जानकारी के लिए जो अन्य ऑप्शन हैं उनके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, एसक्यूएल में यूनियन और यूनियन ऑल में क्या अंतर है? यूनियन यूनिक रिकॉर्ड देता है, ठीक है, डुप्लीकेट को हटा देता है। यूनियन ऑल रिकॉर्ड देता है और डुप्लीकेट को भी रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ईडीआई प्रणाली में मूल्य वर्धित नेटवर्क, जिसे बोलते हैं वैन, मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाता है? सबसे पहले ईडीआई को समझेंगे। ईडीआई की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इसका अर्थ है दो कंपनियां, बायर और सप्लायर, अपने व्यापारिक दस्तावेज जैसे परचेज ऑर्डर, इनवॉय, शिपिंग आदि को कंप्यूटर से कंप्यूटर सीधे भेजती है। इस प्रक्रिया में वैन की फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड नेटवर्क, एक मिडिलमैन की तरह कार्य करता है। वैन क्या करता है? व्यापारिक साझेदारों के बीच सिक्योर या सीधे डाटा भेजता है, संदेशों को स्टोर और फॉरवर्ड करता है, मैसेज ट्रैकिंग और डिलीवरी कंफर्मेशन देता है, विभिन्न ईडीआई स्टैंडर्ड्स के बीच ट्रांजैक्शन की सुविधा भी देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अन्य ऑप्शंस गलत हैं। क्यों गलत हैं इनके बारे में हमने यहाँ नोट कर दिया है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओपन ऑफिस राइटर में कौन सी सुविधा किसी दस्तावेज के भीतर सभी शीर्षकों, तालिकाओं, टेक्स्ट फ्रेम, ग्राफिक्स, बुकमार्क्स और अन्य ऑब्जेक्ट की एक व्यापक सूची प्रदान करती है? इसका जो करेक्ट आंसर है नेविगेटर है। नेविगेटर ओपन ऑफिस राइटर का एक नेविगेशन टूल है जो पूरे दस्तावेज में मौजूद विभिन्न ऑब्जेक्ट की सूची रखता है। इसकी सहायता से आप दस्तावेज में मौजूद हेडिंग्स, टेबल्स, टेक्स्ट फ्रेम, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान पर देख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर सीधे जंप कर सकते हैं। अन्य ऑप्शंस गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 129, एसडीएन आर्किटेक्चर में नियंत्रण तल की प्राथमिक भूमिका क्या होती है?
सबसे पहले हमें एसडीएन को समझना है। एसडीएन की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। नेटवर्क का निर्णय करना, फ्लो रूल्स बनाना, उनका प्रबंधन करना, यह तय करना कि किस पाथ से डाटा जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रवाह नियमों का प्रबंधन करना और ट्रैफिक को कहां भेजा जाना है इस बारे में निर्णय लेना। वर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट क्या करता है? अभी जानते हैं, ये पेज ब्रेक के लिए यूज होता है। इंसर्ट पेज ब्रेक, जहां भी हम कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर देंगे तो कर्सर के बाद का सारा कंटेंट अगले पेज से शुरू हो जाता है, या फिर हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएगा। एक एरे दिया हुआ है, इसमें 2D एरे में तत्वों की कुल संख्या कितनी है ये बताना है। एलिमेंट की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए जो हमें इंडेक्स दिया हुआ है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। मीन्स 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में कौन सा घटक शाखाओं में सभी ग्राहक लेन देन का वास्तविक समय पर अद्यतन सुनिश्चित करता है? सबसे पहले सीबीएस को समझते हैं। सीबीएस की फुल फॉर्म होती है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सीबीएस में सभी शाखाएं एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस सर्वर से जुड़ी होती हैं। जब किसी शाखा में ग्राहक लेन देन करता है तो उसका डाटा तुरंत केंद्रीय डाटाबेस में, सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में अपडेट हो जाता है और सभी शाखाओं में उपलब्ध हो जाता है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्मार्ट होम डैशबोर्ड बनाते समय कौन सी वेब प्रकाशन विधि थर्मोस्टेट या कैमरों जैसे आईओटी उपकरणों से सुरक्षित वास्तविक समय पर अद्यतन सुनिश्चित करती है? तो रियल टाइम अपडेट के लिए वेब सॉकेट इसमें करेक्ट हो जाएगा। वेब सॉकेट एक तकनीकी है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच दो तरफा लगातार कनेक्शन स्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा वैध विहित योगों का गुणनफल कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस व्यंजक है? इसमें हमें सबसे पहले कैनोनिकल का मीनिंग समझना है, जिसमें सभी वेरिएबल मौजूद हों। तो ऐसा केवल एक ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है जहां सभी वेरिएबल मौजूद हैं और सम हो रहा है पहले, और सम होने के बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक बार यहां से इसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 135, एक उपयोगकर्ता धीमे इंटरनेट लेकिन उच्च बैंडविड्थ की शिकायत करता है। कौन सा टूल सर्वर तक पहुंचने का मार्ग पता लगाने में मदद करता है? इसमें हमें सबसे पहले ट्रेस रूट को समझना है। ट्रेस रूट नेटवर्क का रास्ता ट्रैक करता है। एक नेटवर्क डायग्नोसिस टूल है जो यह दिखाता है कि आपके कंप्यूटर से सर्वर तक डेटा किन किन राउटर या होप से गुजर रहा है। यदि इंटरनेट धीमा है तो ट्रेस रूट की मदद से पता लगाया जा सकता है कि रास्ते में कौन सा नेटवर्क या डिवाइस लेटेंसी पैदा कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें ट्रेस रूट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख खतरा जो सीआईए ट्रायड के गोपनीयता पहलू का उल्लंघन करता है? इसमें हमें सबसे पहले सीआईए ट्रायड को समझना है। सीआईए ट्रायड मूलभूत सुरक्षा मॉडल जो किसी संगठन के डाटा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रयासों और नीतियों का मार्गदर्शन करता है। सीआईए ट्रायड के 3 मुख्य घटक हैं। पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा है इंटीग्रिटी, तीसरा है अवेलेबिलिटी। गोपनीयता के बारे में पूछा गया है, डेटा केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही उपलब्ध हो। अब इसमें हमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी पैकेट स्निफिंग, इसमें हमलावर नेटवर्क पर भेजे जा रहे डाटा पैकेटों को चोरी छिपे पढ़ता है या कैप्चर करता है। इससे संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, ईमेल, बैंकिंग डाटा लीक हो सकता है। इसलिए यह कॉन्फिडेंशियलिटी का उल्लंघन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओवरफिटिंग को न्यूनतम करते हुए डीप लर्निंग मॉडल की सामान्यीकरण क्षमता को बढ़ाने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसमें हमें ओवरफिटिंग को समझना है। ओवरफिटिंग वह स्थिति है जिसमें मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग डाटा को बहुत अधिक याद कर लेता है, लेकिन अगर कोई नया डाटा आए या अनसीन डाटा आए उस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है। देखो एग्जाम्पल से आपके समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न पत्र रट लिए, अगर वही प्रश्न आ गए तो मीन्स आपके 100% अंक आएंगे। अगर नए प्रश्न आ गए आपके जो आंसर है वो गलत हो जाएंगे। यही क्या है? ओवरफिटिंग है। अब हमें समझना है ड्रॉप आउट रेगुलराइजेशन। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें ट्रेनिंग के दौरान कुछ न्यूरॉन्स को रैंडमली अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। इससे मॉडल को किसी विशेष न्यूरॉन्स पर निर्भर नहीं रहता है और नई
जो नया डाटा आएगा उस पर भी अच्छा प्रदर्शन करता है। इस प्रकार ओवरफिटिंग कम होती है और जनरलाइजेशन बढ़ता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि स्टैक पूर्ण है, मीन्स स्टैक फुल है आपका, तो एरे का उपयोग करके कार्यान्वित स्टैक में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन संभव नहीं है। जब स्टैक फुल है तो उसमें पुश नहीं कर सकते, मीन्स नया एलिमेंट उसमें ऐड नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बूलियन व्यंजक a प्लस बी के समतुल्य है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, इसमें इक्वेशन दिया हुआ है, अगर हम a को इसमें से कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस बी बचेगा। 1 प्लस बी का मीनिंग ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा a। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको ये जितने फॉर्मूले हैं, ऐसे हमने a प्लस 1 प्लस बी को हमने 1 कर दिया, मीन्स ये कौन सा फॉर्मूला लॉ है, ये नल a प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है। बाकी इसके लिए एक सीधे सीधे लॉ भी दे रखा है, एब्जॉर्प्शन लॉ। इसमें है a प्लस बी का मीनिंग क्या होता है, a होता है। हम सीधे सीधे भी इसका आंसर रख सकते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है, तो f का न्यूनतम रूप क्या होगा, इसको न्यूनतम रूप में कन्वर्ट करना है। a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस सी। इसका क्या करेंगे हम, इसको जो है प्रत्येक के साथ, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ होता है, a प्लस बी को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a प्लस बी को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस बी a, उसके बाद में प्लस a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा और c के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a b इसका सॉल्व होकर ये आ जाएगा a c प्लस b c। इसको सॉल्व करने पे हमें ये मिल जाएगा। a प्लस a का मीनिंग a होता है। हमारे पास बच्चा a b यहाँ, फिर इसको हम सेम नोट कर लेंगे। a प्लस ए बी, अभी हमने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा था एब्जॉर्प्शन लॉ, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, a हो जाएगा प्लस ए सी प्लस बी सी। अब ये भी एब्जॉर्प्शन लॉ इसमें भी लगाना है हमें, a प्लस ए सी, तो इसमें से केवल a बचेगा। आपको लॉ का यूज करना है, तो a बचा हमारे पास। अगला क्या बचा, बी सी। तो अब इसको हम, ये सबसे मिनिमाइज रूप हो गया इसका, तो उसको चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसको मैंने एक बार यहाँ भी सॉल्व कर दिया है। आप कौन सा लॉ यूज हुआ है उनके बारे में भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एसओपी अभिव्यक्ति है। एसओपी का मीन्स क्या है, पहले प्रोडक्ट होना चाहिए उसके बाद में सम होना चाहिए, मीन्स पहले प्रोडक्ट उसके बाद सम। हम ऐसा देखते हैं, देखो इसमें पहले प्रोडक्ट हो रहा है और उसके बाद में सम हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिंकर का प्राथमिक भूमिका क्या है। इसको मैं आपको फिगर से समझा रहा हूँ। सपोज पहले कोई प्रोग्राम होता है हमारे पास, उसे हम कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के बाद वो ओबीजे फाइल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद लिंकर उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क वातावरण में भौतिक सुरक्षा उपाय है। भौतिक सुरक्षा कैसे होती है, सपोज हमें किसी बिल्डिंग में प्रवेश करना है, वहां पे बायोमेट्रिक लगा हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, भौतिक सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक लगाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। हमें भौतिक सुरक्षा को बायोमेट्रिक से समझ लेना है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त प्रपत्रों को संग्रहित करने के लिए कौन सा फाइल प्रारूप सबसे उपयुक्त है। देखो MP4 में कोई डाटा नहीं रखता है, ना ही ऑडियो फाइल में कोई डाटा रखेगा, और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए होती है, तो उसमें हम PDF में डाटा रखते हैं। जो PDF में डाटा रखा जाता है वो सभी डिवाइस पर एक जैसा दिखाई देता है, उसे बदला नहीं जा सकता है, और शेयर करना आसान है और प्रिंट करना भी आसान है। प्रिंटिंग में उसकी सेटिंग बिगड़ती नहीं है, इसलिए PDF ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145। चयनित श्रेणी में केवल संख्यात्मक प्रविष्टियों की गणना करने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर 1 काउंट, यही सही हो जाएगा। काउंट इफ क्या करेगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंटिंग करेगा। काउंट सभी नॉन ब्लैंक सेल को गिनेगा, चाहे वो नंबर हो या टेक्स्ट हो या डेट हो, ठीक है, ये सबको गिन लेता है। काउंट ब्लैंक ये केवल ब्लैंक को गिनता है, इसलिए बाकी ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या आधुनिक कार्यालयों में स्वचालन की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सबसे पहले हमें स्वचालन, जैसे हम ऑटोमेशन बोल रहे हैं, उसे समझना है। ऑटोमेशन ऐसे कार्यों जैसे सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या मशीन से करवाना जिन्हें पहले लोग हाथ से करते थे,
जैसे ऑनलाइन फाइलें, ईमेल, ई ऑफिस, डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन रिपोर्ट, क्लाउड स्टोरेज, ये ऑटोमेशन के अंतर्गत आता है। इन सब के कारण क्या हो रहा है, डिजिटल वर्कलोड बढ़ गया है, इसलिए ऑटोमेशन की आवश्यकता सबसे अधिक महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल कारोबार में वृद्धि। कौन सा सॉफ्टवेयर आपको मेल मर्ज का उपयोग करके फॉर्म पत्र बनाने की अनुमति देता है? जो मेल मर्ज का यूज है सभी जानते हैं, एमएस वर्ड में आपने सीखा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन, ये डिजाइनिंग, ये ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है कोरल ड्रॉ, इसमें मेल मर्ज नहीं होता है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस, यह पावर पॉइंट की तरह काम करता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। क्यूरा कुछ ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। सिलेक्शन सॉर्ट का उपयोग करके सारणी, एक कोई सारणी दी हुई है को क्रमबद्ध करने के लिए कितने स्वैप की आवश्यकता होगी? सबसे पहले हमें सिलेक्शन सॉर्ट को समझना है, सिलेक्शन सॉर्ट में क्या प्रोसेस होती है। सिलेक्शन सॉर्ट में हर पास में सबसे छोटा तत्व ढूंढकर उसे सही स्थिति पर स्वैप कर दिया जाता है। जैसे हमें क्वेश्चन में एरे दिया हुआ है, ये हमारे पास एरे है, हम यहाँ से पहले एलिमेंट को दूसरे के साथ चेक करेंगे, तो पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट हमें छोटा मिलेगा, तो जो पहला पास है उसको हम कर रहे हैं, तो 1 और 3 को हम स्वैप करेंगे तो 1 क्या होगा, 1 अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा। बाकी भी हम चेक करेंगे, ऐसा तो नहीं है, और भी कोई एलिमेंट अगर छोटा मिल रहा है तो उसे हम पहले पोजीशन के साथ में स्वैप कर देंगे, लेकिन 1 सबसे छोटा है तो ये 1 ही आपका सही पोजीशन पे आ गया है। कुछ इस तरीके से ये पहला एलिमेंट को, फिर हमको पहला एलिमेंट को छोड़ देना है, बाकी इन पर हमें अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब चेक करेंगे, 3 को चेक करेंगे 5 के साथ, 3 अपनी सही जगह पर है इसको, इसके अकॉर्डिंग। फिर 2 के साथ मिलान करेंगे, 2 इससे छोटा है तो 2 और 3 को आपस में स्वैप कर देंगे, तो 2 जो है सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। मिस स्थिति हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, पहला है 1, दूसरा हो जाएगा 2, हमारे पास 5 3 4 बचेंगे जिन्हें अभी हमें करेक्ट करना है। और जो भी ऑपरेशन होना है 5 3 4 में होना है, तो सबसे पहले हम 5 को 3 से मिलान करेंगे तो 3 छोटा मिल जाएगा, तो इनको स्वैप कर देंगे आपस में। जो हमारे पास हिस्ट्री बचेगी, 1 और 2 पहले से थे और 3 अपनी सही जगह पर आ गया है, और 3 से हमारा 5 स्वैप हुआ, तो हमारे पास में क्या बच गया है, 5 और 4 बच गया है। 5 और 4 में चेक करेंगे तो 4 छोटा है, फिर इसको अगेन स्वैप करेंगे, कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा। तो हमें कितने पास करने पड़े हैं, 4, तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। मैंने इसके साथ साथ आपको बबल सॉर्ट का डेफिनेशन, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट को भी यहाँ पे लिख दिया है, जिसे आपको स्वयं थोड़ा सा समझ लेना है, क्योंकि हमें एग्जाम में कोई भी सॉर्टिंग पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट अभिव्यक्ति का परिणाम क्या होगा? जावास्क्रिप्ट में कोई एक ऑपरेशन दिया हुआ है, console.log 1 0.1 प्लस 0.2 बराबर 0.3, इसको हमें चेक करना है इसके बराबर होगा या नहीं होगा। जब हम 2 को हम ऐड करते हैं तो जावास्क्रिप्ट जो फंक्शन है ऐड वाला, कुछ ये वाली वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये 0.3 के इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर में पैदल यात्री का सिग्नल पी है, तभी चालू होना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट आर हो, पैदल यात्री का बटन बी दबाया गया हो, और कौन सा बूलियन समीकरण इस स्थिति को वर्णन करता है? पी जो है तभी चालू होना है जब ट्रैफिक लाइट लाल हो, ठीक है, और पैदल यात्री बटन दबाया हो, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन ट्रू के लिए क्या आएंगे, मल्टीप्लाई वाला इसमें ऑपरेशन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बार इसे आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, डाटाबेस में टपल कार्डिनलिटी शब्द का क्या अर्थ है? देखो, टपल का मीनिंग होता है रो, और कार्डिनलिटी का मीनिंग होता है संख्या, तो इसमें रो की संख्या, तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। एक कभी कभी डिग्री भी पूछ लिया जाता है, डिग्री में क्या होता है, कॉलम की संख्या, जिसे हम एरिटी भी बोल देते हैं। फाइल प्रबंधन प्रणालियों में फाइल कंट्रोल ब्लॉक, जिसे हम एफसीबी, की मुख्य भूमिका क्या है? हमें सबसे पहले एफसीबी को समझना है। एफसीबी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी फाइल की जानकारी, जिसे बोलते हैं मेटा डाटा, संग्रहित करने के लिए करता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फाइल के बारे में मेटा डाटा संग्रहित करना। क्वेश्चन नंबर 153, डाटाबेस में एसक्यूएल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो, एसक्यूएल का सभी जानते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए होता है, मैनेजिंग एंड क्वेरिंग डाटाबेस। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बाकी फिर भी एक बार आप यहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं।
किस प्रकार आयु संचार विधि में प्रोसेसर को डिवाइस की स्थिति बार बार जांच करने की आवश्यकता होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सारे ही जो ऑप्शन है सभी इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमें सभी को समझ लेना है। पोलिंग को समझिए, यहाँ से पोलिंग इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन मेथड, जिसमें सीपीयू बार बार आईओ डिवाइसेस स्टेटस रजिस्टर को जांचता रहता है कि डिवाइस तैयार है या नहीं। सीपीयू लगातार पूछता है क्या तुम तैयार हो। जब डिवाइस रेडी नहीं हो जाता है, सीपीयू बार बार उस स्थिति की जांच करता रहता है। इसलिए पोलिंग में सीपीयू का समय अधिक खर्च होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोलिंग। डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। डीएमए में मेमोरी और इनपुट डिवाइस के बीच सीधे डाटा ट्रांसफर होता है, इसमें सीपीयू की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। सीपीयू केवल एक बार शामिल होता है, शुरुआत या अंत में, उसके बाद में सीपीयू की आवश्यकता नहीं होती है। इंटरप्ट ड्राइवन, इसमें सीपीयू बार बार जांच नहीं करता है। जब डिवाइस तैयार होती है तो इंटरप्ट सिग्नल भेजकर सीपीयू को सूचित करती है। इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या करेगी, खुद सिग्नल भेजेगी कि मैं तैयार हूं। कैश कोहेरेंस, यह सभी कैश मेमोरी में एक जैसा या कंसिस्टेंट बनाए रखने की तकनीक है। जो दो कोर एक ही डाटा को अपनी कैश में रखती हैं और एक कोर उस डाटा में बदल दे तो दूसरा कोर कैश में पुराना डाटा रह जाएगा। इस समस्या को रोकने के लिए कैश कोहेरेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इन तीनों को यहाँ से अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155। जब अटैकर किसी अन्य संस्था का छद्मवेश धारण करता है तो किस प्रकार की सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो जाता है? देखो, छद्मवेश धारण करने को बोलते हैं स्पूफिंग, तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें अन्य ऑप्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। देखो एक बार यहाँ से इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वायरस अटैक। वायरस एक मेलिशियस प्रोग्राम है जो स्वयं फैलकर फाइलों को, सिस्टम को संक्रमित कर देता है, ठीक है। इसमें छद्मवेश धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। पैकेट स्निफिंग, ये पैकेट स्निफिंग पहले भी आ चुका है। इसमें नेटवर्क पर भेजे जा रहे डाटा पैकेट को कैप्चर और मॉनिटर किया जाता है, मींस बीच में से ही डाटा को कैप्चर कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी इसमें छद्मवेश धारण करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। रैंसमवेयर, इसमें में रैंसम का मीनिंग होता है फिरौती मांगना। यह मालवेयर फाइलों को एनक्रिप्ट करके उन्हें खोलने के बदले फिरौती मांगता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156। जब किसी अनुरोध वेब पेज को स्थायी रूप से एक नए यूआरएल पर स्थानांतरित किया जाता है तो कौन सा एचटीटीपी स्टेटस कोड लौटाया जाता है? ये सारे ही कोड इंपोर्टेंट है, कोई भी कोड इसमें से पूछा जा सकता है। कुछ इसके अतिरिक्त भी मैंने कोड लिख दिए हैं। कोड 301 तब लौटाया जाता है जब किसी वेब पेज को परमानेंटली नए यूआरएल पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जब ब्राउजर या सर्च इंजन 301 रिडायरेक्ट मिलता है तो वो समझ जाता है कि इस पेज को नया स्थायी यूआरएल मींस न्यू यूआरएल है, भविष्य में उसी नए यूआरएल पर का उपयोग करना है, पुराने का नहीं करना है। इन्हें भी समझ लीजिए। 404 रिक्वेस्टेड पेज नहीं मिलता है तब 404 लौटाया जाएगा। 500 है इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर के अंदर कोई त्रुटि रहती है तो 500 लौटाया जाता है। 200 है मीन्स रिक्वेस्टेड सफल और पेज सामान्य रूप से उपलब्ध है मीन्स ओके, तो 200 लौटाया जाएगा। फाउंड टेम्परेरी रीडायरेक्ट, देखो पेज अस्थायी रूप से दूसरे यूआरएल पर भेजा जाता है। यह किस स्थिति में होता है? जब वेबसाइट मेंटेनेंस में रहती है या कोई फेस्टिवल ऑफर के दौरान जो उस पर वेबसाइट पर वर्कलोड बढ़ेगा तो उसके लिए एक नया यूआरएल टेम्परेरी दे दिया जाता है, तो क्या लौटाया जाता है? 302। 403 कब लौटाया जाएगा? मीन्स फॉरबिडन मीन्स अनुमति नहीं है, सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट समझ ली है लेकिन आपको रिसोर्स को एक्सेस करने की अनुमति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 157। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पोस्ट एक बायोस यूईएफआई, इनकी सबकी फुल फॉर्म याद कर लेनी है, द्वारा किया जाने वाला प्रारंभिक परीक्षण है जो कंप्यूटर चालू होते ही सबसे पहले चलता है। इसका उद्देश्य जांचना होता है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर जैसे रैम, कीबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क आदि सही रूप से काम कर रहे हैं या नहीं, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संलग्न हार्डवेयर और मेमोरी की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 158। यदि एक या दोनों स्थितियां ट्रू हो तो कौन सा ऑपरेटर ट्रू देता है? तो सभी जानते हैं कोई भी एक स्थिति ट्रू होने पर ट्रू मिलेगा मींस और ऑपरेशन ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जब आप स्प्रेडशीट में पेन फ्रीज करते हैं तो क्या होता है? तो जब स्प्रेडशीट में पेन फ्रीज करते हैं, कोई भी हमारे पास सीट है, कुछ इस तरीके से सीट होती है, मान लो कर्सर मेरा यहाँ है तो हम फ्रीज पेंस करेंगे तो इसके ऊपर का रो और इसके लेफ्ट वाली रो फ्रीज हो जाएगी मींस स्थायी हो जाएगी। वो आप अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो
आपको हमेशा स्क्रीन पर दिखती रहेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियां या कॉलम दिखाई देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 160, robots.txt फाइल का सर्च इंजन से संबंधित उद्देश्य क्या है? robots.txt का उद्देश्य सर्च इंजन क्रॉल को यह बताना है कि वेबसाइट के किन पेजों या फोल्डरों को क्रॉल करना है और किन्हें अनदेखा करना है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ से इसको अच्छे से और भी समझना है। robots.txt वेबसाइट का मालिक या वेब डेवलपर वेबसाइट बनाते समय या बाद में स्वयं बनाकर वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में रखता है। मीन्स ये वेबसाइट का जो डेवलपर होता है उसे रूट डायरेक्टरी में रखेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ दिखाया हुआ example.com robot.txt, इसने जो डेवलपर होगा वो खुद ही इसको बनाएगा और खुद ही इसमें रूट डायरेक्टरी में रख देगा। जब गूगल बॉट या अन्य सर्च इंजन क्रॉलर वेबसाइट पर आता है तो सबसे पहले वह robot.txt फाइल को पढ़ने का प्रयास करता है। यदि फाइल मौजूद है तो उस निर्देशों के अनुसार क्रॉल करता है, यदि फाइल नहीं है तो सामान्य रूप से वेबसाइट को क्रॉल करता है। robots.txt का लाभ अनावश्यक पेजों को क्रॉल होने से रोकना, सर्वर पर लोड कम करना, निजी, प्राइवेट या उपयोग न होने वाले हिस्सों को क्रॉल से बचाना। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। यह सर्च इंजन क्रॉलर्स को निर्देशित करता है कि किन पृष्ठों को अनुक्रमित करना है और किन्हें अनदेखा करना है।